जा मेरे बेटे, जीत के ही आना, नहीं तो नहीं आना, अपना शक्ल मुझे मत दिखाना। नमस्कार। जरा सोचिए, अगर हमें इतिहास के किसी छात्र के हाथ से लिखे हुए नोट्स मिल जाएं, जिसमें एक पूरे राजवंश की कहानी छिपी हो तो। खैर, आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। इन पन्नों के जरिए हम वर्धन राजवंश के बनने और बिखरने की पूरी दिलचस्प कहानी को समझेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने उसे क्लास में बैठकर लिखा हो। तो देखिए, इन नोट्स को 4 हिस्सों में बांटा गया है और यही हमारे इस सफर का नक्शा है। हम शुरुआत करेंगे पुष्यभूतियों के उदय से, फिर चलेंगे हर्षवर्धन के शानदार दौर में, वहां की संस्कृति और समाज को जानेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर काम कैसे करता था। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई बड़ा साम्राज्य गिरता है ना, तो एक खालीपन सा छा जाता है। वर्धन राजवंश की कहानी भी ठीक उसी दौर में शुरू होती है, जब महान गुप्त साम्राज्य बिखर रहा था और नई ताकतें सिर उठा रही थीं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, गुप्तों के बाद सत्ता के कई छोटे बड़े दावेदार थे, लेकिन इन सब में हरियाणा के थानेश्वर से राज करने वाले पुष्यभूति ही थे, जो आगे चलकर सबसे बड़ा और सबसे असरदार साम्राज्य बनाने में कामयाब हुए। हाँ, राजवंश की नींव तो पुष्यभूति ने रखी थी, लेकिन इसे असली ताकत और पहचान दी प्रभाकर वर्धन ने। वो ही थे जिन्होंने पहली बार इसे एक आजाद और ताकतवर राज्य बनाया। अब कहानी में असली मोड़ आता है। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक पारिवारिक संकट ने इस राजवंश को इसके सबसे मशहूर दौर में पहुंचा दिया। और संकट की शुरुआत होती है यहाँ से। एक राजनीतिक गठबंधन दुश्मनी में बदल जाता है। मालवा का शासक कन्नौज पर हमला करता है, राजा गृहवर्मन की हत्या कर देता है और राजकुमारी राज्यश्री को कैदी बना लेता है। इस एक घटना ने, समझ लीजिए, पूरे राजवंश को हिलाकर रख दिया था। बदला लेने के लिए बड़े भाई राज्यवर्धन आगे आए। उन्होंने मालवा के राजा को तो मार दिया, लेकिन तभी एक और दुश्मन, बंगाल के गौड़ राजा शशांक ने धोखे से उनकी हत्या कर दी। अब सिंहासन खाली था और पूरा राज एक बहुत बड़े संकट में फंस चुका था। देखिए, इन नोट्स में शशांक के बारे में एक बहुत जरूरी बात लिखी है। वो शैव धर्म के कट्टर समर्थक थे और बौद्ध धर्म से इस हद तक नफरत करते थे कि उन्होंने बोध गया में उस पवित्र बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया था। इससे उनके किरदार और इरादों का पता चलता है। तो चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये भयानक संकट कैसे भारत के सबसे महान शासकों में से एक को जन्म देता है। पिता नहीं रहे, बड़ा भाई भी मारा गया। इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन को राजगद्दी संभालनी पड़ी। सोचिए जरा, एक लड़के पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। और उन्होंने उस जिम्मेदारी को क्या खूब निभाया। आते ही उन्होंने सबसे पहले अपने भाई की मौत का बदला लिया, अपनी बहन राज्यश्री को आजाद कराया और फिर अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गए, जो उस समय उत्तर भारत का पावर सेंटर बन चुका था। हर्ष ने लगभग पूरे उत्तर भारत को जीत लिया था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा जब दक्षिण की ओर बढ़ी तो नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें एक जबरदस्त टक्कर दी और रोक दिया। ये हार बहुत अहम थी, क्योंकि इसने एक तरह से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सीमा खींच दी थी। चलिए अब जरा लड़ाई झगड़े से हटकर हर्ष के लंबे शासनकाल की संस्कृति, समाज और कूटनीति की दुनिया में झांकते हैं। अच्छा, हर्ष के समय को जानने का एक बहुत बड़ा जरिया है चीनी यात्री हुएनसांग। उन्होंने कई साल भारत में गुजारे और उस समय के समाज, धर्म और राजनीति का जो आंखों देखा हाल लिखा है, वो सच में कमाल है। हर्ष सिर्फ एक महान विजेता नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही समझदार डिप्लोमैट भी थे। उन्होंने उस समय की दूसरी सुपर पावर यानी चीन के तांग राजवंश के साथ मजबूत रिश्ते बनाए। ये जो राजदूतों का आना जाना था, ये उसी का सबूत है। हर्ष का अपना धार्मिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा। शुरुआत में वो अपने परिवार की परंपरा के हिसाब से शिव और सूर्य भगवान को पूजते थे,
लेकिन फिर उनकी मुलाकात ह्यूएन सांग से हुई और इसके बाद उनका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की तरफ हो गया, जिसके वो एक बहुत बड़े संरक्षक भी बने। हर्ष का दरबार कला और साहित्य का एक बहुत बड़ा केंद्र था। उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्ष की जीवनी हर्षचरित लिखी। और मजे की बात तो ये है कि खुद हर्ष को भी 3 नाटकों का लेखक माना जाता है, हालांकि इस पर थोड़ा विवाद भी है। तो अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? चलिए अब जरा हर्ष की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है, प्रशासन का एक पूरा सिस्टम बना हुआ था। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें भुक्ति कहते थे। भुक्ति को आगे जिलों में यानी विषय में, और प्रशासन की सबसे छोटी और सबसे अहम इकाई थी गांव। ये नोट्स हमें हर्ष की कैबिनेट की भी एक झलक देते हैं। इस टेबल में देखिए, उनके मुख्य सचिव थे भंडी और सेना के कमांडर इन चीफ थे सिंघनाद। ये वो लोग थे जो साम्राज्य को चलाने में हर्ष की मदद करते थे। इन नोट्स में हमें उस समय के कुछ खास शब्द भी मिलते हैं, जैसे पुलिस वालों के लिए चाट या भाट और घुड़सवार सेना के प्रमुख के लिए बृहदेश्वर। इससे पता चलता है कि सिस्टम कितना व्यवस्थित था। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। आज हम लोकपाल शब्द को एक अलग मतलब से जानते हैं, है ना? लेकिन हर्ष के समय में ये शब्द एक प्रांतीय गवर्नर यानी प्रोविंशियल गवर्नर के लिए इस्तेमाल होता था, है ना? कमाल की बात। तो अब हम आते हैं एक बहुत ही अहम सवाल पर। हर्ष को अक्सर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन ये नोट्स इस बात को चुनौती देते हैं, क्योंकि वो न तो कट्टर हिंदू थे और न ही उन्होंने पूरे भारत पर राज किया था। तो ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक महान सम्राट तो वो जरूर थे, पर क्या उन्हें अंतिम हिंदू सम्राट का लेबल देना सही है? जैसा कि नोट्स से पता चलता है, उनकी कहानी इतनी सीधी नहीं है, और शायद यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इतिहास को कभी भी इतने सरल लेबलों